बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सुहेल अफरीदी साहब बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 8वीं मरतबा पहुँचे अडियाला जेल और उनकी एक मरतबा फिर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई। ये एक ज़िद है जो पकड़ी हुई है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कि सुहेल अफरीदी ने अगर मुलाकात करनी है तो पहले आकर हमारे साथ मुलाकात करें, उसके बाद उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाएगी। फिर इस ज़िद के बीच में एक मजबूरी भी आ गई कि नोटिफिकेशन जिसका आज का दिन बताया जा रहा है कि आज के दिन में नोटिफिकेशन हो जाएगा आर्मी चीफ के हवाले से, जो कुछ भी उनको चाहिए वो सब कुछ उन्हें आज मिल जाएगा। और अभी तक कभी खबर आती है कि नोटिफिकेशन हो गया, कभी खबर आती है कि नोटिफिकेशन नहीं हुआ। तो ये जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं ऐसे तो हो ही जाएंगी। शहबाज शरीफ साहब लंदन पहुँच गए हैं तो ये तो मसला कोई नहीं है। जिन्होंने साइन करवाना होता है वो करवा के रख भी लेते हैं नोटिफिकेशन। कोई बड़ी ही अजीब बात होगी अगर कोई और चीज़ हो गई, वरना नॉर्मली तो जूते पॉलिश की पॉलिसी है पाकिस्तान में, वही चलती है। जैसा नोटिफिकेशन मांगा जाएगा वैसा नोटिफिकेशन हो जाएगा। आमतौर पे तो ऐसे ही होता है। तो नाजरीन, सुहेल अफरीदी साहब दोबारा अडियाला जेल के बाहर पहुंचे। उन्होंने कोशिश की इमरान खान साहब से मुलाकात करने की। ये 8वीं मरतबा वो अडियाला जेल के बाहर गए हैं। यहाँ सुहेल अफरीदी साहब ने फिर धरना दिया। वो काफ़ी देर तक अपने कारकुनों के साथ बैठे रहे। उन्होंने अडियाला जेल की इंतज़ामिया को पैगाम भी भेजा और वहाँ से जवाब भी लिया। काफ़ी देर तक बातचीत करते रहे। अब जो चीज़ें सुहेल अफरीदी ने वहाँ पे आकर कहीं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो उन्होंने कहा जी 8वीं मरतबा इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए मैं आया हूँ और शराफत के साथ मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए। इसमें उन्होंने एक पैगाम तो भेजा। एक तो ये कहा कि इमरान खान की सेहत के बारे में इंटरनेशनल मीडिया पर खबरें और अफवाहें चल रही हैं। उन खबरों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कारकुनान में तशवीश बढ़ रही है। टेंशन मजीद बढ़ी तो कौम सड़कों पर आएगी। हमारी इमरान खान से मुलाकात करवाएं ताकि हम कौम को उनके बारे में बताएं। अगर हमें मिलने नहीं दिया जाता तो फिर अगले लायामल का ऐलान करेंगे। सुहेल अफरीदी साहब ने यह स्टेटमेंट दिया। दूसरा जो उनका एक और बयान, उन्होंने कहा कर्नल साहब को बताएं कि अडियाला जेल के अंदर जेलर है या कर्नल है। वैसे तो इमरान खान साहब भी कहते हैं कि एक कर्नल है जो कंट्रोल करता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मानना है। वैसे भी देखें ना, आसिम मुनीर साहब के कंट्रोल में है सारा मुल्क। वही फैसला करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। वरना आईन और कानून के मुताबिक तो कैदी की मुलाकात हो जाती है, फैमिली के साथ तो ज़रूर हो जाती है, वकला के साथ भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी बेबस है, हाई कोर्ट्स भी बेबस हैं, आईनी अदालतें भी बेबस हैं। वज़ीर आज़म कहता है मैं पूछ कर बताऊँगा, वज़ीर आला को लेटर लिखा, वो जवाब देने के काबिल नहीं है। तो ये सारा मामला आसिम मुनीर साहब का है। देखिए, मैं बार बार ये कह चुका हूँ, इस वक्त पाकिस्तान में जो लड़ाई है वो आसिम मुनीर और इमरान खान के बीच में। इमरान खान जो है वो मुज़ाहमत की वो लड़ाई लड़ रहा है जो पाकिस्तान में गुज़िश्ता 70 साल से लड़ी जा रही है, और आसिम मुनीर साहब जबर के वो अलमबरदार हैं जो पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट गुज़िश्ता 7 दहाइयों से कर रही है। तो ये दोनों यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अब एक तरफ इमरान खान खड़े हैं, एक तरफ आसिम मुनीर खड़े हैं, और कोई ये सादी बात यही है कि इन दोनों की लड़ाई है। बाकी सारे तो इसमें ना 3 में ना 13 में। तो इसमें जो सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि कर्नल साहब को बताएं कि 8वीं बार आ रहा हूं, 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा हूं, तलखियां और नफरत बढ़ा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने वहां पे पुलिस एहलकारों से ये बात की और उन्होंने कहा जी अंदर जाके अब आप ये कर्नल साहब को बता दें। और इसके अलावा मजीद बातें भी उन्होंने की। उन्होंने बताया जी कि मुझे बार बार रोका जाता है, तहरीरी तौर पर मुझे बताया जाए कि अदालती अहकाम क्यों नहीं माने जा रहे। मुझे रोके जाने पर आपने पहले कोई तहरीरी वजह नहीं बताई, आज तो बता दें। 7 मरतबा पहले आया हूँ, 8वीं मरतबा आज आया हूँ। फिर उन्होंने कहा ज़बरदस्ती हालात को ख़राब किया जा रहा है, बार बार अदालती अहकाम नहीं माने जा रहे, एक सूबे के साथ सौतीली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। 4.5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा हूँ। और साथ उन्होंने ये कहा उसे रोक दिया जाए, ये अच्छी बात नहीं है। कल दूसरे सूबे में किसी और के साथ होगा तो आपको अच्छा लगेगा, ये भी सवाल उन्होंने पूछा। आप नफ़रतें और तलखियाँ बढ़ा रहे हैं, ये नफ़रतें और तलखियाँ पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। 8वीं मरतबा शराफत से आ रहा हूँ, आपसे बात करता और आराम से बैठ जाता हूँ। आप लोगों को एहतियात करनी चाहिए। बार बार पेशावर से अडियाला आना और जाना कोई आसान बात नहीं है। अब ये सारी बातें जो हैं वो सुहेल अफरीदी ने की। इसके अलावा उन्होंने जो 5300 अरब की एक करप्शन हुई पाकिस्तान में, जिसका सुराग IMF ने लगाया, और उन्होंने बताया जो IMF ने पूरी एक चार्जशीट शाया की। अगर कोई इसको पढ़ लेना रिपोर्ट को, या सिर्फ इसके मेन नुकात पढ़ ले, तो उसको आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त कितनी बदतरीन कारकर्दगी दिखा रही है।
अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, अव्वल तो मियाँ साहब को पढ़ने का शौक ही नहीं है। मियाँ साहब को आप कुछ भी लिख कर दे दें, वो पर्ची के अलावा कुछ नहीं पढ़ते। मियाँ साहब ने अगर ये रिपोर्ट पढ़ी होती तो मियाँ साहब कभी भी मीडिया के सामने आने की जरूरत ना करते। नवाज शरीफ साहब कभी ना आते मीडिया के सामने, लेकिन क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी नहीं और पढ़ने लिखने की उनको आदत ही नहीं है, लिहाजा उन्हें क्या पता कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है। बहरहाल इसके बाद वज़ीर आला ने कहा जी हमने बाइकआउट किया और 95% लोग जो है वोट देने के लिए निकले ही नहीं। और काफ़ी देर तक वहाँ पे वो एहतजाज करते रहे। महंगाई के बारे में, बेरोज़गारी के बारे में उन्होंने बात की। इसके ऊपर बड़ी डिटेल मेरे पास मौजूद है, मैं वीलॉग में आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर तनकीद शुरू हो गई है, हत्ता कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो अपने लोग हैं मीडिया के अंदर या सिविल सोसाइटी में जो मियाँ साहब को सपोर्ट करते हैं, वो भी मियाँ साहब पे तनकीद करना शुरू हो गए। मियाँ साहब ने जब ये कहा कि क्यों निकाला और इमरान खान साहब को क्यों लाया गया, तो ये जो लोग हैं उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। तो आज मियाँ साहब आपकी हुकूमत है, आप दें ना सज़ा उन लोगों को। जिन जजों पे आपको एतराज़ है, आप उन जजों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, लाएं उनके केसेस अदालतों के अंदर, पता चल जाएगा। जनरल बाजुआ भी यहीं पे है जिसके दौर में आपको निकाला गया। जनरल आसिम मुनीर भी यहीं पे है जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो दुबई से आपका अकामा लेकर आए थे। जनरल फैज़ वो गिरफ्तार है, दें उसको सज़ा। जनरल आसिफ गफूर वो भी पाकिस्तान में ही है। जनरल इरफान जिसके बारे में ये गालिबन यही नाम था, दावा किया गया कि मरियम नवाज को क्रश कर दो, वो भी इधर ही है। बाकी सारे जर्नैल भी उधर ही हैं। किसी के खिलाफ तो कार्रवाई कर लो भाई। और नहीं तो जो पापा जॉन्स वाला जर्नल था, जनरल आसिम सलीम बाजुआ, आप लोगों ने तो बड़ी छलांगे मारी थी और जलसों में तकरीरें की थी, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर लो। किसी एक जर्नैल के खिलाफ क्या, किसी एक कैप्टन या एक अर्दली के खिलाफ भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हुकूमत में आने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। फर्ज करें कल इमरान खान की हुकूमत आती है और इमरान खान भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाता, तो ये तो इमरान खान साहब के लिए भी ये सवाल होगा। लेकिन जब आएगी तब देखेंगे। लेकिन आज तो मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनका इनकलाब जो है वो कटहरे में खड़ा है। नवाज शरीफ इनकलाबी बनने की एक्टिंग करते हैं। अभी भी कोई सहाफ़ी लॉन्च किए गए, वो ये कह रहे हैं कि जी मियाँ साहब एक्चुअली जो है वो सिविलियन सुपरमेसी के हामी हैं और वो जो है आमरीत के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन मियाँ साहब ने तो सारे इख्तियारात उठा के आर्मी चीफ को दे दिए, सारी ताकत, मुराद और इस्तिस्ना उठा के आर्मी चीफ को दे दिया और वो उसी का इंतज़ार कर रहे हैं और तो किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब इनकलाबी कोई नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ साहब को कोई धोखा धोखा नहीं दिया गया। बेटी वज़ीर आला है, भाई वज़ीर आज़म है और अब उनको सादा अक्सरियत दे दी गई है। जब दिल करे मियाँ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी बन सकते हैं। अगर थोड़ी सी भी PMLN के अंदर हिम्मत बाकी है तो फिर वो अपने वज़ीर आज़म को चेंज करे ना, वो लेकर आए। नवाज शरीफ साहब के अंदर तो बड़ी ख्वाहिश बार बार पनप रही है कि जनाब मैं वज़ीर आज़म बनना चाहता हूँ, तो बनाए फिर मियाँ नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म। जो कर रहा है पीछे बैठ के वही सामने आकर करे जो करना है। नादरीन, तोशाखाना 2 केस जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये केस 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया। ये आज के दिन अदालत में केस लगना था जेल के अंदर और इमरान खान साहब से मुलाकातें हो जानी थी। इमरान खान साहब के वकला की, लोगों की, फैमिली की और सहाफ़ियों की भी। लेकिन ये केस 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया। इसकी 1 हफ्ते की डेट भी दी जा सकती थी, नोटिफिकेशन हो जाना था इस बीच में, लेकिन एक लंबी डेट दी गई है। इसका मतलब क्या है? मुझे ऐसा लगता था कि दिसंबर के शुरू में इमरान खान साहब की मुलाकातें खोल दी जाएंगी, लेकिन दिसंबर के मिड तक मुलाकातें नहीं खोली जा रही। इसको देखकर अंदाज़ा होता है। तो फिर ऐसा क्या है जो ये मज़ीद करना चाहते हैं? अपने जो इंटरनल गोल्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जो इनको चाहिए था, एक्सटेंशन चाहिए थी, इस्तिस्ना चाहिए था, बाकी मामला थे, वो तो इन्होंने तकरीबन हल कर लिए हैं। अब अगले 15 दिन तक, 20 दिन तक इमरान खान साहब की मुलाकातें रोकने के दौरान ये क्या करने जा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। हमें आने वाले दिनों में इसका जवाब मिल जाएगा। हाफिज़ फ़ारूक भी साथ थे, मीना खान अफरीदी भी साथ थे, सुहेल अफरीदी के, और ये लोग भी उस एहतजाज के अंदर शामिल थे कि जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, मुलाकात खोली जाए। लेकिन बदकिस्मती से ये नहीं किया गया। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो मर्जी दावे किए, लेकिन हकीकत क्या है ज़रा ये देखिए। ये नादरीन एप्टमा के इस वक्त के जो सदर हैं कामरान अरशद साहब, वो ये बता रहे हैं कि हुकूमत ने इस किस्म के टैक्सेस लगा दिए और पॉलिसीज़ इतनी बदतरीन है कि 100 से ज़्यादा टेक्सटाइल मिल्स बंद हो चुकी हैं। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पे बंद होती जा रही है। जो चल रही है सिसक कर चल रही है। कोई मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पे काम नहीं करना चाहती। कई मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं। टेक्सटाइल मिल्स का बंद होना लम्हा फिक्रिया है, ये कामरान अरशद साहब ने कहा। हालात तो आपके सामने नादरीन, जो पाकिस्तान के अंदर कॉटन की क्रॉप के साथ किया गया, कॉटन की फसल के साथ, कपास,
और जो पाकिस्तान के अंदर दीगर फसलों के साथ किया गया, आप सोच भी नहीं सकते कि किसान को कितनी बुरी तरह तबाह किया गया है। और किसान ही, आपकी इंडस्ट्री आगे जब चलती है तो किसान की इजनास के ज़रिए से चलती है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बड़ा इन्हिसार था, लेकिन अब महंगी कपास बाहर से इंपोर्ट करते हैं और काम करने के लिए है कुछ नहीं। टैक्सेस और एनर्जी प्राइसेस आसमान के साथ जा लगी हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इन लोगों के लिए मुकाबला करना मुमकिन नहीं है। अगर खुदा न खास्ता जो GSP+ स्टेटस है पाकिस्तान का, अगर वो पाकिस्तान से जाता है तो आपका जो एक्सपोर्टर है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। ये बड़ी मुसीबत में पाकिस्तान पड़ जाएगा खुदा न खास्ता अगर ऐसा होता है। हुकूमत ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, अब सिर्फ इसराइल और अमेरिका का आसरा है कि वो इस मामले में हमें बचा कर रखें। अब मियाँ साहब के दावों के बरक्स जो है बेरोजगारी पे वजीर खजाना का भी एक स्टेटमेंट आ गया। वजीर खजाना ने कहा जी 54,000 असामियाँ हमने ख़त्म कर दी हैं ताकि जो है हमारे ऊपर बोझ कम हो बजट के ऊपर। अब आप देखें, इन्होंने 54,000 असामियाँ ख़त्म की हैं, अपने खर्चे कम नहीं करती है हुकूमत। जो गैर ज़रूरी खर्चे हैं, जो गैर ज़रूरी दौरे हैं, उन्हें कम किया जाए ना। जो नाकाम मनसूबे लगाए जाते हैं और मशहूरी वाले प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, उन्हें कम किया जाए। अखबारों और टीवी के अंदर सड़कों पर जो गैर ज़रूरी तौर पे ये फ़ोटोगर्दी करते हैं, वो फ़ोटोगर्दी बंद की जाए। अपने प्रोटोकॉल्स कम किए जाएँ। गरीब आदमी की नौकरी छीन लेते हैं, छोटे मोटे मुलाजमों को निकाल लेते हैं, लेकिन बड़ों के जो अल्ले तलल्ले हैं उनके अंदर कौम का पैसा ये ज़ाया करते हैं। बाहर मुल्क में जाता है वज़ीर आज़म साथ, अपने दर्जनों लोगों को लेकर चला जाता है और वहाँ पे 5 स्टार होटल्स के अंदर वो ठहरता है। पूरी फ्लाइट बुक होकर जा रही होती है और जहाज़ वहाँ पे खड़े रहते हैं। तो ये कौम का पैसा ज़ाया नहीं होता। जो ऐवान सदर के बजट बढ़ा दिए हैं, जो वज़ीर आज़म हाउस के बजट बढ़ा दिए हैं, जो वज़राए आला हाउसेज के बजट बढ़ा दिए हैं, क्या उनसे कौम का नुकसान नहीं होता? तो अपने खर्चे कम करने की बजाय ये कर ये रहे हैं कि आम आदमियों को, जो नॉर्मल जो तबका है मिडिल क्लास, उसको नौकरियों से निकाल रहे हैं। जनाब, अब बोझ कम कर रहे हैं। शौकत बसरा साहब ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया है। वो ये कहते हैं बेरोजगारी 21 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है, सरमायाकारी 51 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है, गुर्बत 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है, करप्शन 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है, और कर्ज लेने के पाकिस्तान ने सारे रिकॉर्ड अब तक के, पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और बूट पॉलिश करने का 1947 से लेकर आज तक का पूरा रिकॉर्ड टूट गया है। ये कारकर्दगी है ज़ियाउल हक की रूहानी औलाद, शरीफ खानदान और फार्म 47 की जाली हुकूमत की। शौकत बसरा साहब ने अल्फाज तो सख्त इस्तेमाल किए, लेकिन मेरे ख्याल में हकायक यही हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में किया जा रहा है। ज़ियाउल हक का जिक्र आया तो नाज़रीन, ज़ियाउल हक का एक स्टेटमेंट मेरे सामने है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल मैच करता है उस स्टेटमेंट के साथ जो स्टेटमेंट DGISPR ने थोड़े दिन पहले दिया। यानी पाकिस्तान में कितना कुछ बदल गया, इतने डिक्टेटर आए चले गए, जमहूरी दौर आए चले गए। पाकिस्तान जो है वो ब्लैक एंड वाइट टीवी आया पहले, फिर रंगीन टीवी आया पाकिस्तान में, मोबाइल टेलीफोन्स आए, एंड्रॉयड टेलीफोन्स आ गए। अब पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया का एक हजूम है। पाकिस्तान के अंदर इतनी तब्दीलियाँ आई, लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का जो स्क्रिप्ट है वो आज तक तब्दील नहीं हुआ। वो एग्जैक्टली वही है। DGISPR के जो जुमले थे वो उससे मिलते जुलते ही हैं जो ज़ियाउल हक के थे। DG के तो आपने सुन लिया, ISPR साहब के। अब ज़रा आप सुने जो ज़ियाउल हक साहब ने कहा। कुछ अनासर दायरे गैर में बैठकर मुल्क की सलामती के खिलाफ मनसूबे बना रहे हैं, बैरूनी ताकतों के बलबूते पर मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। कुछ लोग वो हैं जो बैरून मुल्क जाकर अपने ही मुल्क के खिलाफ जहर उगलने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करते, यूं मुमलिकत की जड़ें खोखली करते हैं। हुकूमत तनकीद के नाम पर किसी को कौमी सलामती से खेलने की इजाज़त नहीं दे सकती। जनरल ज़ियाउल हक। ऐसे ही जुमले जो हैं वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के भी थे। इसी तरह की बातें जो है वो याया खान भी करता था। इसी तरह की बातें आज भी DGISPR ऐसी बातें कर रहे हैं। अयूब खान भी ऐसा ही था। फातिमा जिन्ना को भी इन्होंने गद्दार करार दे दिया था। तो अगर फातिमा जिन्ना गद्दार थी तो फिर हमें बड़ा फ़ख्र होता है जब कोई हमें गद्दार कहता है, तो क्योंकि ये रास्ता बहुत अच्छा है जिस पे फातिमा जिन्ना चली। आज वो मादरे मिल्लत हैं, पाकिस्तानी उनकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन फ़ौजियों ने उनके साथ जो जुल्म किया, जर्नैलों ने, वो भी तारीख का एक हिस्सा है। नाज़रीन, हमारे एक बड़े अच्छे, मुझे बहुत पसंद हैं, सुनील मंज साहब। ये गाड़ियों के हवाले से बड़े एक्सपर्ट हैं। मैंने एक दफ़ा इनसे ओपिनियन भी ली थी, पूछा था, 1 या 2 दफ़ा मेरी इनसे बात हुई। बड़े पोलाइट आदमी है, बड़े अच्छे इंसान हैं और मैं बड़ा पसंद करता हूँ। इनकी वीडियोज़ भी मैं देखता हूँ जब कभी गाड़ियों के हवाले से कोई चीज़ इंटरेस्टिंग
जाननी हो या पाकिस्तान में क्या चल रहा है तो सुनील मंच साहब को हम सुनते हैं। उनका मैं एक बयान देख रहा था, उन्होंने बड़ा स्वीपिंग किस्म का स्टेटमेंट दे दिया, उससे बड़ी तकलीफ हुई मुझे भी और दीगर पाकिस्तानियों को। मैं कमेंट्स देख रहा था, पाकिस्तानियों को भी काफ़ी तकलीफ हुई। उन्होंने कहा मैं फ़ौज पर तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो किसी बच्चे ने कोई बात की तो मैंने कहा बेटा ये अभी जब लड़ाई हुई थी तो बॉर्डर पे अब तुम्हारे अब्बा लड़ने गए थे, तो उसके अब्बा क्यों लड़ने जाएंगे बॉर्डर पे? उसके अब्बा का क्या काम है बॉर्डर पे जाके लड़ने का? उसके अब्बा तो टैक्स देते हैं ना। ये पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, ये गरीब मुल्क के लोग टैक्स देते हैं, उस टैक्स के ज़रिए से हम एक बहुत बड़ी फ़ौज तैयार की है हमने। और ये फ़ौज हमने ऐसे ही तैयार की है जैसे अमेरिका ने, बरतानिया ने, यूरोप के ममालिक ने, इंडिया ने, सारे मुल्कों ने अपनी अपनी फ़ौज तैयार की है टैक्सेस देकर। और उन सबकी फ़ौजें हिफाजत करती हैं और वो सब लोग अपनी फ़ौजों की इज़्ज़त करते हैं जैसे हम करते हैं। मामला फ़ौज का नहीं है, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है। लोग तनकीद फ़ौज पे नहीं करते। इमरान खान क्या कहता है? वो कहता है जी मुल्क भी मेरा, फ़ौज भी मेरी। जो लोग बॉर्डर के ऊपर अपनी जानें दे देते हैं, कुर्बान कर देते हैं, उनकी कुर्बानी तो लाजवाल है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या उस कुर्बानी को जवाज बनाकर चंद जर्नैल इक़्तिदार पे कब्जा कर सकते हैं? सवाल ये पैदा होता है ना। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसी है, जो पूरी फ़ौज को वो इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, यानी जो खून बह गया बॉर्डर के ऊपर वो तो बड़ा मुकद्दस खून है। जिस किसी ने जान दे दी वतन की हिफाजत के लिए, उसकी जान तो एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। चाहे वो कोई पुलिस वाला है, चाहे वो कोई फौजी है, चाहे वो कोई डॉक्टर है, चाहे वो कोई सहाफ़ी है, चाहे कोई और है, आम शहरी है, उन सबकी जानें बड़ी कीमती हैं, वो सारे शहीद हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन शहीदों की लाशों के बलबूते पर अगर कोई अपने इक़्तिदार को दवाम दे या अपने इख्तियारात में इजाफा करे तो क्या वो ठीक है? क्या मार्शल लॉ लगाने पे तनकीद की जाए तो ये कोई गद्दारी हो जाती है? क्या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो घटिया पॉलिसीज बना के पाकिस्तान के इक़्तिदार पे काबिज है उस पर बात करना गलत होता है? मेरे ख्याल में मंच साहब को ना ये बारीक चीज़ समझनी पड़ेगी कि लोग तनकीद इस बात पर करते हैं कि चंद जर्नैल इक़्तिदार पे कब्जे के लिए फ़ौज जैसे इदारे को, जिसे अवाम अपने टैक्सेस से, और गरीब अवाम है, अपने खून पसीने से कमाए हुए पैसे से इस फौज को अवाम संभालती है, और अवाम की दी हुई इसी फौज को, जिसको अवाम अपने टैक्सेस से बना रही है, अवाम के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए चंद जर्नैल अपने इक़्तिदार का रास्ता बना लेते हैं। ये बात के ऊपर लोग तनकीद करते हैं, इस बात के खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं। इक़्तिदार पे कब्जे का कोई जवाज नहीं है, कोई जवाज नहीं है। अब कुर्बानियों के बलबूते के ऊपर अपने इक़्तिदार की बुनियाद रखना ये गलत है। तो मंच साहब, जो तालिब इल्म आपसे सवाल कर रहा था या जो लोग आपसे पूछते हैं या जो आम एक तासुर है, जो लोग बात करते हैं, वो ये करते हैं कि मार्शल लॉ नहीं लगना चाहिए, फ़ौज को इक़्तिदार पे कब्जा नहीं करना चाहिए। बॉर्डर के ऊपर खड़ा हुआ फ़ौजी तो सबको अच्छा लगता है, जैसे बाकी सारी दुनिया के फ़ौजी बॉर्डर पे खड़े हैं, हमारे फ़ौजी भी जाकर बॉर्डर पे खड़े हो जाएं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब फ़ौज आपके घरों के अंदर घुसेगी, जब हर चीज़ के अंदर मुदाखलत करेगी, जब सियासत के अंदर घुसेगी, जब वो आपके कारोबार के अंदर घुसेगी, तो फिर उसके ऊपर तनकीद भी होगी ना भाई। फिर उसके पास वो जो एक इम्यूनिटी होती है कि जनाब आप बॉर्डर पे खड़े हैं, वो फिर नहीं रहेगी ना। इखलाकी इम्यूनिटी की मैं बात कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, ये एक छोटा सा मेरा गिला था। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको बड़े दिल के साथ थोड़ा सोचेंगे मंच साहब। और उनकी जो गाड़ियों वाला सारा एक सीन है वो तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन यहाँ क्योंकि मुझे तकलीफ़ हुई ये बात सुनने के बाद, बहुत सारे और लोगों को भी हुई, तो मैंने इसलिए कहा कि फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है कोई भी। ये ऐसा नहीं है कि फ़ौज को गालियाँ देते हैं, मामला उस पॉलिसी के ख़िलाफ़ है जिसके तहत फ़ौज को सियासत में इस्तेमाल किया जाता है। हर मुल्क में फ़ौज होती है और हर मुल्क में फ़ौज की गुंजाइश होती है, लेकिन बाकी मुल्कों की फ़ौज ऐसे नहीं होती जैसे हमारे मुल्क की फ़ौज है, बदकिस्मती से। नाज़रीन, वाइट हाउस के बाहर फायरिंग का एक वाक़या पेश आया और ये बड़ा खौफनाक वाक़या हुआ। वहाँ पे गोली चली और उसके अंदर 2 जो हैं वो लोग हिट किए गए, अमेरिकन सिक्योरिटी फोर्सेस के। ये बंदा जनाब अफ़गानिस्तान का निकला और अब इसके ऊपर अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन रहमानुल्लाह लाकावाल, इस तरह कोई नाम है इस बंदे का। इसने नेशनल गार्ड्स के ऊपर फायरिंग की और 2 को ज़ख्मी कर दिया। ये बंदा 2021 में अफ़गानिस्तान से अमेरिका आया था और इसको ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत अमेरिका लाया गया था। यानी ये अमरीकियों का साथी था, तालिबान का साथी नहीं था। एक बात आप क्लियर करें कि ये जो बंदा था
जो अफ़गानिस्तान से अमेरिका है, ये अमरीकियों का वफ़ादार था। इसने फ़ौज को बहुत सहूलत फ़राहम की, फ़ौज के साथ बहुत काम किया, अमरीकी फ़ौज के साथ और नेटो फोर्सेस के साथ, और इसी इनाम के तौर पे इसको और इसके लोगों को अमेरिका लाया गया। अब ये बंदा अमेरिका में रहता था, इसने असाइलम भी अप्लाई किया हुआ था अमेरिका में डॉक्यूमेंटेशन के लिए, और इसकी जो दरख्वास्त है, पनाह की दरख्वास्त, वो मंजूर कर दी गई थी अप्रैल 2025 में। इसके सारे मामला ठीक चल रहे थे, लेकिन फिर अचानक ये क्या हुआ इसके साथ, और इसने ये फायरिंग क्यों की? देखें, इसके फायरिंग के वाक़े के बाद जो पहली चीज़ हुई वो ये हुई कि जितने भी अफ़गान पनाहगज़ीन अमेरिका में मौजूद हैं, उन सब की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम रोक दिया गया है। मैं अभी इसको यहाँ पे रोक लेता हूँ, आप खुद सोच लें कि ये मामला कैसे हुआ। क्या ये मामला इस तरीके से हुआ कि ये शख्स अमरीकी मुखालिफ हो गया, हालांकि इसको तो सब कुछ दिया अमेरिका ने, या फिर इस शख्स को इस्तेमाल किया गया और इसके ज़रिए से अफ़गानियों का अमरीका के अंदर जो कागजी सिलसिला एक चल रहा था वो सिलसिला रोक दिया गया। अब इस पर आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फ़िलहाल वहाँ पे बहुत हाई अलर्ट है। अब ये अमेरिकन ज़्यादा बेहतर जानते हैं उन्होंने इस मामले को कैसे निपटना है। दुनिया की बेहतरीन एजेंसीज, दुनिया की बेहतरीन सिक्योरिटी फोर्सेस, दुनिया का बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन सिस्टम वो उनके पास है, और ये उनका बड़ा हसास मामला है। तो वाइट हाउस के करीब फायरिंग के नतीजे में जो कुछ हुआ, अब इसके ऊपर फौरी तौर पे वो एक्शन ले रहे हैं। वाशिंगटन में सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी गई है, 500 फौजी मजीद वहाँ पे लगा दिए गए हैं, और ये सारे इक़दाम डोनाल्ड ट्रंप के अहकामात के बाद लिए गए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।